तो कैसे स्टूडेंट, ठीक है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का। मोशन हमने पढ़ाया था आपको। मोशन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए थे। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो क्लास 9th के, वो हमने क्लियर किए थे आपको, ठीक है। तो उसके बाद से जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो अब से स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपकी 10th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इन टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे, ताकि हमारी आने वाली जो 10th क्लास है, 11th क्लास है, ये बहुत ही अच्छे से समझी जा सके फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो हम आप बात करेंगे अपने पहले लॉ के बारे में। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे बेटा। कितने दिए थे? 3 लॉ दिए थे। उन 3 लॉ का हम पहला लॉ आपको समझाएंगे अभी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ, तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है, बट हम अभी आपको फर्स्ट लॉ समझाएंगे, ठीक है। तो पहला लॉ था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या था? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटा, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? पहले स्टेटमेंट से समझने से पहले हम समझेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। 3 लॉ को कुछ एग्जांपल के तौर से मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो एग्जांपल बहुत अच्छे अच्छे हैं। क्या अभी आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा? क्या कह रहा है कि जब हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने के लिए कोई फोर्स लगती है कि ऐसे चल जाती है? साइकिल के जो पैडल होते हैं, क्या होते हैं? पैडल होते हैं। जब वो चलते हैं, जब हम उसे पैडलिंग करते हैं, तो एक तरह से फोर्स लगती है, दोबारा से अपने आप से ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। तो समझने की बात ये है कि न्यूटन ने क्या दिया? पहले हम कुछ, जैसे साइकिल हम चला रहे हैं, तो साइकिल चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। उस फोर्स के लिए हमने समझा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली होता क्या था, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ उन्होंने साइकिल का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, पैडलिंग का सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू। यहाँ पे हम स्टेटमेंट अपनी लिखेंगे। क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है स्टेट दैट द, यहां पे लिखेंगे बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ states that if the if the if the body is in a state of rest, if the body is in state of rest, it remain in rest until and unless an force is applied on it, ठीक। न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखो बेटे, स्टेटमेंट में क्या लिख रहा है? साफ साफ है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द इफ द बॉडी इन स्टेट इन रेस्ट, इफ द बॉडी इज इन स्टेट इन रेस्ट, है ना। जब हमारी बॉडी स्टेट है रेस्ट में, किसमें है? बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। बॉडी क्या है? जब रेस्ट में है, एंड रिमेन इन रेस्ट, हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक वहां पे, अनलेस एंड अनटिल, अनलेस एंड अनटिल वहां पे कोई फोर्स अप्लाई ना करा दी जाए। जैसे कि मैं यहां पर कब तब तक ही खड़ा रहूंगा जब तक कोई सामने वाला पर्सन या आने वाला पर्सन मुझको हिट करके या मुझको धक्का देके, धक्का नहीं देगा, इतना नहीं है, धक्का दे देगा, बट ऐसे ही ना मुझको ऐसे करके, मतलब अपने आप से मैं नहीं जाऊंगा आगे, है ना। मैं मेरे अंदर कुछ, मैं फोर्स लगा रहा हूं ना, मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स के कारण ही मेरी बॉडी आगे जा रही है। किसके कारण जा रही है? फोर्स के कारण जा रही है। तो मैं अपनी बॉडी, जैसे सपोज करो ये मार्कर है, ये मार्कर एज इट इज यहां पे रखा रहेगा जब तक मैं इसको, जैसे हमने यहां पे रख दिया, इसको रखने के बाद यहीं पे रखा रहेगा जब तक हम इसको उठा के यहां पे नहीं लेके जाएंगे, अंटिल दिस पेन इज इन रेस्ट, तब तक ये पेन क्या होगा? रेस्ट में रहेगा। क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो यही न्यूटन का पहला लॉ है बेटा। क्या है? न्यूटन का पहला लॉ है ये, समझ लीजिएगा। स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा और इसको नोट करिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इट रिमेन इन रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। फटाफट इसको नोट डाउन करिए अपने कॉपी में।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा फटाफट, ठीक है। अब यहां पे समझने बेटा, यहां पे समझते हैं हम न्यूटन्स जो हमने बताया, न्यूटन लॉ कैन बी अंडरस्टूड बाय, किसके बेसिस पे हम समझेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, ठीक है। पहला क्या है, पहला इनर्शिया, इनर्शिया के बेसिस पे समझेंगे, किसके बेसिस समझेंगे बेटा, इनर्शिया के बेसिस पे समझेंगे। सेकंड, सेकंड किसके बेसिस पे समझेंगे बेटा, इनर्शिया के बेसिस समझेंगे। दूसरा हम बात करेंगे फोर्स के कॉन्सेप्ट पे समझेंगे। हमने दो चीजों के बारे में बात करी, पहले तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करी थी, फोर्स की बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी, फोर्स के बारे में बात करी थी। तो इनर्शिया और फोर्स का क्या कंसेप्ट है वो समझेंगे। इन दो बेसिस पे हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इनर्शिया क्या होता है पहले समझ लेते हैं, डेफिनेशन और लिखने वाली चीजें तो होती रहेंगी। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया सबसे बेस्ट एग्जांपल बताना जा रहा हूं, आपकी डेली लाइफ में आप लोग करते भी होंगे, ट्रैवल हर बच्चा करता होगा, है ना। बस में ट्रैवल करता हो, बाइक पे ट्रैवल करता हो, बाइक बाइक चलाता हो, तो क्या होता है जब बस में ट्रैवल करते हो, अचानक से वो बस ड्राइवर क्या स्पीड मार वो ब्रेक मार देता है, तो हमारी बॉडी क्या आगे की तरफ बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, आगे की तरफ बढ़ जाती। दस कॉल्ड इनर्शिया। द कांसेप्ट बेस्ड ऑन द, बस ने जैसे ब्रेक लगाई, हम आगे गए, वो कौन से कॉन्सेप्ट पे हुआ, वो इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पे हुआ। किसके बेसिस पे हुआ, इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पे हुआ। फोर्स तो पता ही है, फोर्स का मतलब होता है ताकत, हम कैसी ताकत लगाएंगे, ठीक है। फोर्स का मतलब होता है ताकत, तो किस ताकत के, फोर्स के थ्रू भाई, बिना फोर्स के ना इनर्शिया लगने वाला है ना और कुछ लगने वाला। न्यूटन का पहला कॉन्सेप्ट है फोर्स तो लगे ही लगेगा, बिना फोर्स के हम कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। तो अब हम पहली जो डेफिनेशन है इनर्शिया का वो समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। इनर्शिया हेडिंग डालेंगे बच्चे, सारे बच्चे, ठीक है। इनर्शिया को समझेंगे, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या इनर्शिया की डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बाय एन virtue, by the property of an object by and virtue of which it tends to, of which it tends to, of which it tends to, of which it tends to retain its state of rest, retain, retain its state of, state of rest, or state of rest, state of rest or motion, or motion, or motion is called, is called, is called inertia। पेन चेंज कर लेंगे आप लोग के लिए, क्या है इनर्शिया, ठीक। द क्या कह रहा है बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ न ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट टेंड्स टू डिटेन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, या तो वो रेस्ट में रहेगा या तो वो मोशन में रहेगा, दो ही कंडीशन है, या तो वो रेस्ट में रहेगा या तो वो मोशन में रहेगा, तभी वो इनर्शिया कहलाएगा। अनलेस एंड अनटिल दिस इज नॉट कॉल्ड एन इनर्शिया, ठीक है। तब तक वो इनर्शिया और अनटिल नहीं कहलाएगा जब तक वहां पे क्या रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट नहीं है। या तो रेस्ट में रहेगी हमारी बॉडी, या तो हमारी बॉडी किस में रहेगी,
या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या तो बॉडी मोशन में रहेगी, साफ बात, ठीक है। तो इनर्शिया का आपको डेफिनेशन लिखा दिया है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं पहले दिन से समझा रहा हूं, जब हमारा पढ़ाने का मतलब नहीं रह जाएगा, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, जब तक आप कॉपी पेन उठा के अपनी नोटबुक में नहीं लिखना स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक कोई मतलब नहीं हमारा समझाने का। मैं थोड़ी देर हट जा रहा हूं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेके या इसको फटाफट नोट डाउन करेंगे, ठीक है। लिख लिया होगा सारे बच्चों ने। अब इसको हटाते एग्जाम्पल में इसका लिखवा दे रहा हूं आप लोगों को। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल इसका ले लिया, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले लिया, सारे बच्चे ही ले लेंगे इस एग्जाम्पल, कोई कोई कंफ्यूजन नहीं करेगा। जैसे हमारी बुक है, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ऑन अ टेबल, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, सिंपल एग्जांपल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर का आता है क्वेश्चन, इनर्शिया क्या होता है बता देंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। फटाफट इसको हटाता हूं मैं। इनर्शिया हो गया। देन हम बात करेंगे इसकी, हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे फोर्स की बात करेंगे। फोर्स की डेफिनेशन लिख लीजिए, बहुत बच्चे नहीं लिख पाते हैं। फोर्स इज इज दैट force is that an external force is that an external cause external cause which which it tends to change tends to change tends to change tends to change the state of rest, the state of rest state of rest or the state of motion of the object, or the state of motion of an object, ठीक। क्या कह रहा है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल, फिर समझेंगे क्या है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ, मतलब कोई बॉडी, फोर्स एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, जब तक फोर्स, क्या कॉन्सेप्ट है, फोर्स किसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, समझिएगा। क्या है कि वो तब तक अपना स्टेट नहीं चेंज करेगा, स्टेट तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक वहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगी। क्या नहीं होगी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगी मेरे बच्चे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगी तब तक वहां पे कोई फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। मतलब कि फोर्स क्या कर देती है, बेसिकली उसका स्टेट को चेंज कर देती है, क्या कर देती है, उसके स्टेट को चेंज कर देती है मेरे बच्चे, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं बेटा। अब यहाँ पे एक नोट करके मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं मेरे बच्चे, नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे समझेंगे, ठीक है। नोट करके मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं। नोट करके क्या पॉइंट लिखेंगे, फोर्स क्या है बेटा, पहली बात तो फोर्स क्या है आपकी, फोर्स इज अ कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है मेरे बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, सेकंड पॉइंट नोट में क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे द सम द सम ऑफ टू द सम ऑफ टू the sum of two equal and the sum of two
equal and opposite forces is zero। या ऐसे लिख सकते हैं इसको, अरे ये भी निकल गया, द of sum of the sum of equal and opposite forces is equal to जीरो। क्या है वो, जीरो के बराबर होता है। पहले क्या था, सम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, द सम ऑफ टू, सॉरी यहां पे लिखना भूल गया था, द सम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इज जीरो। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का सम जो होगा वो क्या हमेशा जीरो होगा, शून्य होगा। क्या होगा बच्चे, शून्य होगा, मतलब जीरो होगा। समझेंगे ध्यान से, ठीक है। ठीक, तो यहां पे क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे एंड इसको हम रब करते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मास और इनर्शिया के बारे में। वैसे इनर्शिया के बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन अभी हम मास के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे, मास के बारे में समझेंगे। अच्छा, वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है, किसी मेरे बच्चे को पता हो तो बताएगा हमको, ठीक है। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है भाई। देखिए क्या होता है, मास क्या होता है, मास क्या होता है, बेसिकली मास डिफाइन होता है, मतलब मास चेंज नहीं होता है ना। मास कैन नॉट बी चेंज, यहां लिख सकते हैं, कैन नॉट बी चेंज, मास चेंज नहीं होता है। वेट कैन बी चेंज, चेंज हो सकता है ना वेट, भाई सिंपल सी बात है भाई। जैसे सपोज करो मेरा वजन, मेरा वेट अभी जो है, सपोज नहीं करो, मैं बता दे रहा हूं मेरा वेट कितना है। वेट मेरा 80 है, 80 केजी है, ठीक। मेरा वेट 80 केजी है। अगर मैं एक्सरसाइज वगैरह करूंगा, है ना, जिम वगैरह जाऊंगा, एक्सरसाइज वगैरह करूंगा, तो मेरा वेट कम हो सकता है, ये 75 के समथिंग जा सकता है। तो ये चेंज हो सकता है भाई। आपका 80 किलो वजन था, आपने 1 किलोमीटर की रेस दौड़ ली या रनिंग कर ली, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आता है। जब आपने 2-3 घंटे या मतलब 1-2 घंटे जिम में 1 महीना बिता लिया तो मेजर सा डिफरेंस आता है। तो वेट कैन बी चेंज, वेट को चेंज किया जा सकता है, बट मास को चेंज नहीं किया जा सकता। इसका जितना मास होगा वो डिफाइन है, ये जो मार्कर है मेरे पास, इसका जितना मास है वो डिफाइन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यानी इसमें 10 किलो और लगा दे, 20 किलो और लगा दे, नहीं, है ना। इसका मास डिफाइंड रहता है, चेंज नहीं होता है। तो मास और वेट में ये डिफरेंस है, छोटा सा समझ लीजिए, बहुत ही काम आएगा आगे चल के। बच्चों से हम पूछते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, वो बता नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मास और वेट का मतलब समझिए क्या होता है, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, मास और इनर्शिया, मास और इनर्शिया समझेंगे। ठीक, मास और इनर्शिया में क्या लिखेंगे, इनर्शिया इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी, पहले लिखेंगे, इनर्शिया इज एन इनहेरेंट inertia is an inherent property, inertia is an inherent property of each body of virtue, of each body of virtue, of each body of virtue. It has tendency to resist the change, it has tendency to resist
टू रेजिस्ट द चेंज। रेजिस्ट का मतलब जो चेंज वो जिसमें बाधा होती है, बाधक, है ना। मतलब बाधक हिंदी में हम बता रहे हैं, मतलब कि मतलब उसका मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हो उसमें कोई रोक लगा दे, रेजिस्ट कर दे, दैट्स कॉल्ड द रेजिस्ट। ठीक है, रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक, ये हो जाता मास के बारे में, इनर्शिया के बारे में। ठीक, ये क्यों लगी है प्रॉपर्टी, समझेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ inertia is due ठीक है बेटा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। मास और इनर्शिया को लेके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, इसको फटाफट नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है बेटा, नोट कर लिया होगा। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ठीक है, क्या बताएंगे, इनर्शिया, काइंड्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितनी तरह की होती है मेरे बच्चे, ठीक है। काइंड्स ऑफ इनर्शिया, पहला क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या है, क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करेंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी पॉइंट लिखवा देंगे 10, उसके बाद आपको समझ में आ ही गया होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, अब जैसे रेस्ट की हमने बात करी, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम हटा दे, इसको हटा दे, लिख लीजिएगा फटाफट। हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करेंगे, क्या वही फोर्स की पहली डेफिनेशन, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट, इट इज इन रेस्ट until or unless an external force apply on it। ठीक है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक, इनर्शिया ऑफ, उसके बाद जैसे कि हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर ली, एग्जांपल क्या बोलेंगे, पहला एग्जांपल क्या, एग्जांपल सबने देखा होगा, ट्रेन में सारे बच्चे सफर करते हैं, ट्रेन सडनली stops, so all the passenger all the passenger standing compartment standing in the compartment
स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट, टू फॉल बैकवर्ड, टू फॉल बैकवर्ड, सब क्या पीछे चले जाते हैं। जब ट्रेन में सफर सारे बच्चों ने किया होगा, सारे लोगों ने किया होगा, जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो क्या हो जाता है, ट्रेन जैसे ही स्टॉप करती है या ब्रेक लगाती है, हम ऐसे करके पीछे आ जाते हैं, ऐसे करके पीछे आ जाते हैं। यही कंसेप्ट है बच्चे, याद रखेंगे। ये सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अलग है बस, ठीक है। तो समझेंगे, आप पढ़ कहीं से भी कर सकते हो, बहुत प्लेटफॉर्म पढ़ने के लिए शिद्दत चाहिए होती है, लगन चाहिए होती है। पर आप यूट्यूब पे भी जाके आप पढ़ना चाहो तो बकायदा फ्री ऑफ द कॉस्ट पढ़ सकते हो, ऐसे ऐसे कंटेंट आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। पढ़ने की चाह होनी चाहिए, एक से एक टीचर बेस्ट टीचर्स पढ़े हुए हैं वहाँ पे, पढ़ा रहे हैं, अपना कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। आप उनसे पढ़िए, हमसे पढ़िए, नॉन ऑफ द मैटर, मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस शिद्दत से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो याद रखिएगा। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, फटाफट हम आगे टॉपिक बढ़ते हैं इसके आगे। यहाँ पे हो गया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसका ना हुआ हो। हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बात करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो बता ही चुके थे ना। इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में क्या बात करेंगे, द बॉडी ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, द बॉडी ऑफ स्टेट ऑफ state of the body of state of motion, state of motion continues in state of motion, continues state of motion, state of motion कंटिन्यू होती है स्टेट ऑफ मोशन में, कंटिन्यू होती है स्टेट ऑफ मोशन में विद द सेम स्पीड ऑफ डायरेक्शन, with a same speed of direction, with the same speed of direction in a straight line, in a straight line, in a straight line, unless and unless an external force applied on it, ठीक। यही कहलाती है हमारी क्या, ये क्या कहलाती है हमारी, ये कहलाती है हमारी नॉट ए चेंज ऑफ ऑन इट टू चेंजेस अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। और चेंज लिखेंगे, और चेंज, समझेंगे यहाँ पे, क्या समझेंगे, समझेंगे यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे समझिएगा। मोशन, द बॉडी स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यूस a state of motion with the same speed of direction in a straight line, डायरेक्शन हो रही, स्पीड सेम लाइन में जा रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, क्या रखेंगे, until and unless an external force applied on it, और चेंज है ना, या तो चेंज हो जाएगा मोशन उसका। सपोज करो ये जा रही सीधी, ठीक है, ये कोई मोशन हो रहा है, कंटिन्यूस जा रही है स्टेट ऑफ मोशन में, और यहाँ पे या तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, या तो ऐसे करके ऐसे हो जाएगी, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही जाए, वहां पे चेंज भी हो सकती है डायरेक्शन, है ना। तो ये कहलाता है क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है, क्या मेरे बच्चे कहलाता है, इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाता है। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, एक एग्जांपल बढ़िया सा बता के इसको हम क्लोज करेंगे।
ठीक है, फटाफट लिख लिया होगा, इसको हटा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल क्या बेटा इसका देंगे हम, बढ़िया सा एग्जाम्पल है क्या? व्हेन पैसेंजर जंप आउट द ट्रेन, व्हेन व्हेन पैसेंजर जंप्स आउट ऑफ द ट्रेन he falls down, he falls down। भाई नॉर्मल सी बात है ना भाई? चलती ट्रेन से अगर आप कूदोगे, क्यों गिर जाते हैं? इनर्शिया मोशन के कारण गिर जाते हैं। ठीक, ये भी तो रीजन हो सकता है ना, इनर्शिया मोशन के कारण गिर जाते हैं। आप लोग सोच रहे नहीं ऐसे गिर गए यार, ट्रेन चल रही थी भाई, चलती ट्रेन से कूदो गिरोगे, उसका लॉजिक रीजन है। रीजन क्या है? रीजन ये है इनर्शिया मोशन के कारण। जब कोई बॉडी कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है, अगर हम वहां से जंप कर देते हैं, ऑब्वियसली बात में फॉल्स डाउन करेंगे इनर्शिया मोशन कारण। बॉडी जा रही थी सीधी डायरेक्शन में, आपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम किया तो आप फेल डाउन हो गए, नीचे गिर गए आप। ठीक है, और ऑब्वियसली बात ट्रेन वगैरह से कूदना मत, मजाक कर रहे हैं, कूदोगे तो चले ही जाओगे ऊपर ही। ठीक है, कूदना उतना नहीं होता, सुसाइड नहीं करनी होती यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या करेंगे हम, क्या इनर्शिया मोशन के बारे में बात करेंगे। इनर्शिया मोशन बात करी हमने कि जब हमारा कोई पैसेंजर चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है तो हम क्या कर देते हैं, वो बंदा नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनर्शिया मोशन के बारे में कंसेप्ट क्लियर होता है और आपको आई होप यहां तक समझ में आया होगा। फटाफट इस टॉपिक को नोट डाउन करिए। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा सारे बच्चों को। ठीक है, आई होप सारे बच्चों को यहां तक क्लियर हुआ होगा। जिन बच्चों को भी क्लियर ना हो आगे बताएंगे, हम आगे वाले टॉपिक में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी क्या कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहां तक बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। और हम क्या करेंगे, हम आगे वाले टॉपिक जब आएंगे आपको और ही अच्छे से एलिब्रेट करके और इससे एग्जाम्पल और प्लस क्या हमारा इंपॉर्टेंट रह जाता है न्यूमेरिकल। सारे बच्चों को फिजिक्स में एक ही दिक्कत है, क्या भैया हमको न्यूमेरिकल नहीं आता है। बायो वाले बच्चों को भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, जिस बच्चे ने फिजिक्स बायोलॉजी भी ले रखी है ना, उसको भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने होते हैं, केमिस्ट्री में करने होते हैं। सारे बच्चों को एक ही दिक्कत है, भैया हमको न्यूमेरिकल नहीं आता है। अरे न्यूमेरिकल लगाओगे तो आएगा ना, डरते ही हो, पहले देख के डिजिट डर जाते हो भैया। 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई 4 × 10⁻⁵ अपॉन 4 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁻⁷। इसको देख के डर जाते हो, इतना इजी न्यूमेरिकल है। अभी से नहीं करोगे तो कब करोगे जाके, इंटर में तो इससे बड़े बड़े आने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहां तक क्लियर करते हैं हम। इसके बाद से इंटरेस्टिंग वे से समझाएंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताते रहेंगे आप लोगों को, ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम जब नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाएंगे, तो उसके लिए उसके तब तक की आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद बच्चे।